वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स, जो कि अभी हमारी थ्योरी की ही क्लास चल रही है। अभी तक मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ चीजों को बताया था। मैंने पिछली से पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बता दिया था प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हमारे सामने आए थे कि प्रेफरेंस शेयर हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। दूसरे कौन से होते हैं? रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होता है? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। और क्या नाम है लास्ट वाले दो क्या है? पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जिनमें से मैंने 4 का डिस्कशन पिछली क्लास में कर दिया था, जो हमारा था क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जरा एक बार याद दिलाना मुझे, क्या था क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव? माय डियर, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में सिर्फ इतना सा अंतर था कि मान लीजिए किसी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाना था और प्रॉफिट कम होने की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाया, तो क्या होता है? उनका एरियर्स मतलब उनका बकाया पैसा जो है वो अगली साल या उससे अगली साल या उससे अगली साल रिकवर कर लिया जाता था। क्यों? वो जुड़ता रहता था। क्यूमुलेटिव का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा, वो एक लायबिलिटी है। आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, जब भी आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट होगा, जब भी आपके पास पर्याप्त प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा? भैया ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट होगा तो उनका फिक्स डिविडेंड दे दो, नहीं होगा तो नहीं देना, भूल जाओ। इसको बोलते थे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन या फिर व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट कि वेदर आर प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। हमने क्या माना था? हमारे प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है। इसके बाद सेकंड आया था पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते थे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये तो था हमारा इन द एब्सेंस ऑफ, ये हमारा था क्यूमुलेटिव, ये था हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसके बारे में अभी पहले बता दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता था? इसमें ये होता था कि मान लो आपने किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दी और फिर उसके बाद इक्विटी वालों की पेमेंट कर रहे हो। मान लो इक्विटी वालों का इस बार सारा का सारा पेमेंट नहीं था, बल्कि ये बता दिया गया कि भैया आप इतने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देने वाले हो। मे भी कंपनी ने कुछ डिसाइड किया हो, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को भी अच्छी खासी पेमेंट कर डाली। उसके बाद भी मतलब इस बार इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि आपने प्रेफरेंस वालों का भी दिया, आपने इक्विटी वालों का सरप्लस प्रॉफिट जो था वो भी दे डाला, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच गया। अगर कुछ प्रॉफिट उसके बाद ही हो जाए तो आप क्या करने वाले हो? तो आप उसके बाद उसको भी देने वाले हो, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसमें भी अपना हक मांगने आएंगे। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। मतलब वो जो बाद में बच जाता है प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का देने के बाद, उसमें भी अपना पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेशन मांगते हैं। ठीक। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है, जितना प्रेफरेंस वालों को देना था दे दिया। इक्विटी वालों को अगर फिक्स भी दिया गया, वैसे देते नहीं है फिक्स, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर फिक्स भी दे दिया तो उसके बाद जो बैलेंस बचता है तो वो कंपनी के पास रह जाता है या फिर वो इक्विटी वालों को ही दोबारा दे दिया जाता है। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हम क्या मानेंगे? पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग? हम नॉन पार्टिसिपेटिंग मानेंगे। अब बात आती है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। माय डियर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर नाम से ही पता चल रहा है, जिनके पास राइट होता है, दोज हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर फ्रॉम प्रेफरेंस टू इक्विटी। मतलब ये वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास राइट होता है, जब चाहो इक्विटी में चले जाओ और ना इच्छा हो तो इक्विटी में मत जाओ। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है। अब जरा मुझे बताओ, ये खतरनाक होते हैं, खतरनाक नहीं होते? बेटे बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए, कौन से वाले? मैं कह दूं मैं कंपनी का मालिक था, मतलब डायरेक्टर। मैंने कंपनी के शेयर्स के शेयर्स इशू किए। कौन से वाले? प्रेफरेंस शेयर्स। मार्केट के कुछ लोगों ने वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए। क्यों खरीदे? माय डियर, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कंपनी को अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ तो प्रेफरेंस शेयर वालों को फिर भी मिलेगा। मिला। अब कंपनी धीरे धीरे तरक्की करने लगी,
मान लो तरक्की नहीं की उसने, तो बैठे हमें नहीं कन्वर्ट करना, ऐसे शांति से बैठे हैं। लेकिन मान लो कंपनी प्रॉफिट कमाने, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जैसे ही प्रॉफिट कमाने लगी और देखने लगा प्रेफरेंस वालों को कि यार अब कंपनी को होने लगा फायदा, इक्विटी वालों को मिल रहा है बहुत मोटा पैसा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तुरंत अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दें किसमें, इक्विटी शेयर में। तो भैया ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, इनके पास राइट होता है अपने शेयर्स, कौन से वाले, प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करना इक्विटी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और नॉन कन्वर्टिबल में क्या होता है भैया, इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, मतलब ये शेयर्स कन्वर्ट अगर करने चाहें, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये अपने आप को कन्वर्ट करना चाहिए तो कन्वर्ट नहीं हो, कोई राइट इनके पास नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके प्रेफरेंशियल किस कौन से वाले हैं, माय डियर नॉन कन्वर्टिबल। कौन से वाले हैं, नॉन कन्वर्टिबल। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है इनके ऊपर, थ्योरी में क्वेश्चन जो आता है यही आता है कि क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट आता है, लास्ट क्या आता है हमारे पास, आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इर, ये नॉन नहीं है ये इर है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो माय डियर यहां पर रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पहले पता होना चाहिए रिडीमेबल का मतलब क्या है, इररिडीमेबल का मतलब क्या है। माय डियर रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी अपनी पूरी लाइफ में, मतलब ये फिक्स टाइम के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, फिक्स टाइम के लिए। मतलब मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर था, मैंने प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू किया कि भाई साहब आप मेरे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदना, 5 साल बाद ये रिडीम होंगे। रिडीम का मतलब होता है इनका पेमेंट हो जाएगा। इन दिस सेंस मैं समझाने का प्रयास करूं, ये रही मेरी कंपनी और ये रहे बहुत सारे मैंगो पीपल, जिनको मैंने क्या बोल दिया, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर अभी मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना पता है ये कौन से हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं, जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो मैंने कहा ये कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो मैंने क्या कहा, अभी है नहीं, मतलब अभी 2 मिनट के लिए रोक लीजिए, अभी है नहीं है, अभी ये केवल मैंगो पीपल है, आम जनता है। कंपनी ने मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स भेजे, कौन से वाले, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और बदले में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पैसे दे दिए। क्या दे दिया, कैश, बैंक, जैसी भी स्थिति हो। वैसे तो बैंक में पैसा आता है आजकल, डीमेट अकाउंट होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्होंने पैसे दे दिए कंपनी को, और कंपनी के पास क्या आ चुका है, इसके पास कैश आ चुका है। कंपनी ने यह भी कहा कि भाई साहब 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, आपके ना पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद कंपनी क्या करेगी, इनको कैश वापस कर देगी, और बदले में अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने बांटे थे वो प्रेफरेंस शेयर्स भी वापस ले लेगी। क्या कर लेगी, प्रेफरेंस शेयर्स भी वापस ले लेगी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये वो प्रेफरेंस होते हैं जो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आप रिडीम करते हैं, स्पेसिफाइड टाइम के लिए। एक और बात, 20 साल से ऊपर आप प्रेफरेंस शेयर अपने पास नहीं रख सकते। कंपनीज एक्ट 2013 ये बात बोलता है कि आप किसी भी प्रेफरेंस शेयर को 20 साल से ऊपर नहीं रख सकते, आपको 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करने होंगे, 20 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। मैं कह दूं मैं 2 साल के लिए इशू करूं, कर सकता हूं, 3 साल के लिए करूं, कर सकता हूं, 5 साल के लिए करूं, कर सकता हूं, 10 साल के लिए करूं, वो भी कर सकता हूं, 15 साल के लिए कर सकता हूं, 18 साल के लिए कर सकता हूं, 20 साल के लिए कर सकता हूं, 21 साल के लिए ये नहीं कर सकता। माय डियर ये नहीं कर सकता। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, या तो आप करें वरना कानून जबरदस्ती करा देगा। आप ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकते जिनका पेमेंट नहीं होगा। इक्विटी वाले अलग चीज होती है, इक्विटी वालों की पेमेंट तो वाइंडिंग अप के टाइम पर होती है, मतलब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी वालों का पेमेंट होता है, उनका पेमेंट नहीं होता। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका पेमेंट 20 साल मैक्सिमम टाइम लिमिट है, 20 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा, या 20 साल 20वें साल में आप पेमेंट कर डालो।
पर 20 साल से ऊपर नहीं ले जा सकते। बात समझ में आती है। अब मैं दूसरी चर्चा करूं, मैंने कहा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इररिडीमेबल नाम से ही पता चल रहा है जिनका पेमेंट पूरी लाइफ में, होल लाइफ में नहीं होता। भैया हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जिनका पेमेंट होल लाइफ में नहीं होता, पूरी लाइफ में इनका पेमेंट नहीं होता। बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये चीज इररिडीमेबल के साथ है। लेकिन कंपनीज एक्ट, जो कि मैंने 2 मिनट पहले ही बताया, कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करती है दीज टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, दीज टाइप ऑफ। तो यहां पर क्या है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो लाइफ टाइम में आपके स्पेसिफाइड टाइम के बाद आपके रिडीम हो जाते हैं, पेमेंट उनकी हो जाती है। मतलब दीज आर रिडीम्ड बाय कंपनी एट ए टाइम स्पेसिफाइड। कोई सा भी टाइम स्पेसिफाई हो सकता है, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 20 साल, कितना भी टाइम स्पेसिफाई हो सकता है। और ऐसा क्या कहेगा? फॉर देयर रिपेमेंट और अर्लियर। मान लीजिए मैंने 5 साल के डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, 3 साल में पेमेंट हो गया। मान लीजिए मैंने 15 साल के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, 13 साल में पेमेंट कर दिया। मतलब या तो 15 साल में पेमेंट कर रहा हूं स्पेसिफाइड टाइम में, या फिर इससे पहले पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन पेमेंट जरूर कर रहा हूं। लेकिन इररिडीमेबल क्या होता है? इररिडीमेबल मतलब पूरी लाइफ में, कंपनी की पूरी लाइफ में प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं किया है। कब किए जाते हैं? इररिडीमेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होती है ना, और तब अगर पैसा निकलता है कुछ या बच जाता है, तो उस टाइम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वालों की पेमेंट होती है। मैं आपको बता दूं, ये चीज केवल आपकी किताबों के अंदर बंद होकर रह गई है, क्योंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके कंपनीज एक्ट के हिसाब से इशू ही नहीं हो सकते। कंपनी ने बिल्कुल पूर्णतः इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि ये रेस्ट्रिक्शन, कि ये इशू ही नहीं होंगे। तो अंडरस्टूड है यार, जब ये इशू ही नहीं हो सकते, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझ में आती है या नहीं आती? तो मैं यहां पर आपसे ये कह सकता हूं, मैं आपसे यहां पर ये कह सकता हूं, क्या भला? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन की क्या हमारे प्रेफरेंसेस क्या है? मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं, मैंने कहा कि मेरे पास 9% 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच हैं। तो कितने के हो गए? 1 लाख रुपए के ये हो गए। अब मैं यहां आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये क्या है? ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड। किसके हिसाब से? आपको प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना होगा। मतलब 9% इसका 1 लाख का निकालो, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि हमें इसका हर साल कितना डिविडेंड देना है। तो कितना डिविडेंड देना है? 9,000 रुपए का डिविडेंड देना है। ये क्या है? ये आपके हैं नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है। चलिए ये क्या है? आपकी फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, जो भी आप कहना चाहो। इसके बाद ये क्या चीज है? ये है आपका शेयर कैपिटल। ये क्या है आपका? शेयर कैपिटल। बात समझ में आती है? लेकिन यहां पर केवल ये लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन साइलेंट है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है। बात समझ में आती है? तो इस केस में इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं? ये हमारे पास ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके कौन से वाले? क्यूमुलेटिव, ये याद करना पड़ेगा आपको। ये दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग, तीसरा नॉन कन्वर्टिबल, और चौथा रिडीमेबल। ठीक,
अगर मेरे को इनके नाम लिखने की जरूरत पड़ जाए तो मैं इनके नाम क्या क्या लिखूंगा, 9%, 10,000 क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, इन चारों को मिला के इसका पूरा नाम होगा। मतलब इनका नेचर क्या होगा कि ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स लाइफ में जरूर रिडीम होंगे, कंपनी की पूरी लाइफ में जरूर रिडीम होंगे, या तो ये 10 साल के लिए होंगे या 15 साल के लिए होंगे, 20 साल के लिए होंगे। कंपनी के आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको लिखा हुआ जरूर होगा कि आपने कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। इनका नेचर क्या है, कितने दिन बाद ये रिडीम किए जाएंगे। रिडीम का मतलब पेमेंट करना होता है, ठीक है। इसके बाद मैं कह दूं आपका ये, अगर इनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की अगर कोई एरियर रह गया, मान लो इस बार कंपनी को प्रॉफिट कम होता है, तो इसका जो प्रेफरेंस शेयर है जो कि 9,000 रुपए है, डिविडेंड सॉरी, जो 9,000 रुपए है वो आपको अगली साल या उससे अगली साल या उससे अगले जब भी आपको एडिक्वेट प्रॉफिट हो तो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी कहलाएगा। मतलब अगर आपका अगर आपके प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, अगर इक्विटी वालों का डिविडेंड देने के भी बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है, कोई प्रॉफिट बचता है, तो प्रेफरेंस वालों की पेमेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब नहीं आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल, भैया प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए हैं इसी हिसाब से रिडीम होंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आपके पास ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्वेश्चन मतलब याद रखिए उसको, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं, ये वाली 4 चीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं आपको केवल यही समझाना चाह रहा था, मुझे वो कोई थ्योरी नहीं समझानी थी, मुझे केवल ये 4 चीजें समझानी थी। ये 4 चीजें होती हैं, लेकिन ये 4 चीजें अगर आपको बता दो तो आप याद तो कर सकते, लेकिन आपको ये नहीं पता था इनका मतलब क्या है, ना आपको थ्योरी समझ में आती। आप अपनी बुक उठाकर देखें, जहां पे भी ये लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, आप उसे उठाकर देखें और उसकी लैंग्वेज को पढ़ें, आपको सारा समझ में आएगा। बात समझ में आती है। चलिए, तो यहां पर हमारी ये चीज तो होती है ओवर। अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल आता है। कुछ वर्ड्स यहां पर मैं लिख देता हूं, रब कर देता हूं इसको मैं। जो मैं अब चीज लिखने जा रहा हूं इसके क्वेश्चन से बहुत ज्यादा जरूरत होगी, थोड़ा सा देख लेना। मैं कह रहा हूं कि शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन क्या है, लिख लें इसको। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। ये पहला होता है, पहला क्या, स्टार्टिंग ही होती है शेयर कैपिटल की, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, हिंदी में इसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसके तुरंत बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। इसके तुरंत बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके बाद आता है हमारे पास पेड अप, एक सेकेंड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, नहीं सॉरी, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप लाइन से, लाइन से इस सीक्वेंस में चलते हैं, इस सीक्वेंस में चलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये कैसे क्या चलेगा कल समझाऊंगा, लेकिन इस सीक्वेंस लाइन से है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो सकते, मैं इसको कल एक पूरे चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी ये चीज। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिर आता है पेड अप शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी चलो, बाकी रहने दो, केवल ध्यान रखो कि आपका सबसे पहला होता है, यूं कह दो बड़ा भैया, या यूं कह दो ये है दादाजी। दादाजी हैं ये कौन है, ये पापा जी हैं। ये कौन से हैं, ये बेटा है। ये कौन है, ये बेटे का बेटा है। और ये बेटे के बेटे का बेटा। बात समझ में आती है? तो सबसे पहली शुरुआत होती है ऑथोराइज से, फिर होते हैं इशूड से, फिर आते हैं शेयर कैपिटल पे, फिर आते हैं अनकॉल्ड सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल पे, फिर आते हैं पेड अप कैपिटल के। इन चारों का, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इन चारों का
एक और रूप होता है, मतलब मैं कहता हूं किसी चीज का फ्रंट होता है। अगर मैं हाथ की हथेली की बात करूं तो हाथ की हथेली का फ्रंट ये है और बैक ये है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक आगे का एक पीछे का। तो आगे का तो ये बता दिया आपको, पीछे का यहां पे और बताना रह रहा है। इसे लिख भी देता हूं उसका भी नाम, अनइशूड, अनसब्सक्राइब्ड, अनकॉल्ड, अनपेड। इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। अनपेड में एरियर्स को भी, इसे एरियर्स भी बोलते हैं, और अनकॉल्ड को हम रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अगली क्लास में आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही। भैया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आया हो। साथ ही साथ अगर जिसको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जो अभी तक ऐड नहीं, उसके अंदर ऐड हो जाएं। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर भी सकते हैं आप उसके ऊपर, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, प्रीफर्ड व्हाट्सएप है, ठीक है। तो भैया अगर कोई गलती रही माफी चाहता हूं उसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।